हिमाचल का पुराना देहाती आकर्षण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है, चाहे वो पार्वती वैली हो, तीर्थन वैली हो या प्रसिद्ध शिमला और मनाली हो। हिमाचल प्रदेश हमेशा हर किसी पर अपना आकर्षण बनाए रखता है। अपने रोमांच, प्रकृति पथों, आध्यात्मिक और धार्मिक पकड़ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ये स्थान हमारे लिए कैप्चर न कर सके। हिमाचल प्रदेश सभी उम्र और पृष्ठभूमि के यात्रियों की सेवा के लिए जाना जाता है। ट्रेकर्स का स्वर्ग, सेवानिवृत्ति के बाद का स्वर्ग या यहाँ तक कि मध्य जीवन संकट उपचार केंद्र, कोई भी हिमाचल से उसी तरह वापस नहीं जाता है जिस तरह से वे आए थे। बहुत सही जगहों में से हिमाचल प्रदेश की गोद में जीभी नामक एक छुपी हुई जगह है जिसे तलाशना चाहिए। जीभी तीर्थन वैली के ये लास्ट एपिसोड में मैं आपको बाकी सारे जगह इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ जो मैं तीर्थन वैली और जीभी में एक्सप्लोर कर चुका हूँ। एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मैं आप लोगों को सारे जगह का अपडेट देता रहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे जीभी तीर्थन वैली के तीनों एपिसोड कम्प्लीटली देखे हो तो आप लोगों को इन फ्यूचर जीभी या तीर्थन वैली टूर प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। गियागी विलेज के जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। होमस्टे में पहुंचने के बाद हम लोग फ्रेश होके फिर प्लेग्राउंड में आ गए थे। जैसे मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस होमस्टे का एक प्लेग्राउंड है, वहाँ पे कुछ देर के लिए मैं क्रिकेट खेला यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ। और फिर जो रात है, रात में हम लोग डिनर किए थे इनका जो कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में, और बहुत ही बेहतर गया ये दिन रघुपुर फोर्ट से रिटर्न आने के बाद। और इस दिन के लिए हम लोग कोई दूसरा टूर प्लान नहीं किए, जो भी टूर प्लान है हमारे नेक्स्ट डे के लिए है। तो देखते रहिए, मैं आपको बाकी सारे लोकेशन इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग एक कार लेके निकल पड़े थे तीर्थन वैली और जीभी के बचे हुए बाकी सारे लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तहसील के हिसाब से जीभी, तीर्थन वैली, बंजार वैली ये तो अलग अलग लोकेशन माना जाता है, लेकिन अगर हिमाचल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था कि जियानाल वैली, पार्वती वैली, तीर्थन वैली और सेंज वैली, ये 4 वैली में डिवाइड किया जाता है हिमालयन नेशनल पार्क को, जो ये तीर्थन वैली में कवर होता है। तो आप तीर्थन वैली, जीभी को एक ही लोकेशन पकड़ सकते हो। ऐसे इनका आसपास डिस्टेंस 3-4 किलोमीटर के अंदर ही है। बेसिकली अभी हम लोग बंजार वैली होके निकल रहे थे। जीभी से बंजार वैली का बाई रोड डिस्टेंस है 6 किलोमीटर के आसपास, और बंजार वैली से तीर्थन वैली 2-3 किलोमीटर आगे है। तो बंजार वैली यहाँ के सबसे पॉपुलर और क्राउड लोकेशन में एक है। अगर इस तरफ आप लोग आते हो घूमने के लिए तो यहाँ पे बस स्टैंड, कैब सर्विस, बस सर्विस सब कुछ आपको बंजार वैली के लिए और बंजार वैली तक ही मिल जाएगा। यहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए बस भी मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप ऑफ बीट में रहना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग सब्जी या अलग मार्केटिंग के सामान भी ले सकते हो, मार्केटिंग करके रह सकते हो आप ऑफ बीट के लिए। तो बेसिकली अभी हमारा डेस्टिनेशन था चोई वाटरफॉल्स। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं तीर्थन वैली में, चोई वाटरफॉल के सामने। ये चंद्रमोहन भाई है, इनके गाड़ी में आया हूँ तो मैं दिखा देता हूँ। ये तीर्थन वैली में जब आप लोग आ रहे हो ना तो चोई वाटरफॉल जाने से पहले ये पार्किंग एरिया है। इफ़ यू आर टेकिंग योर ओन कार और रेंटेड कार तो यहाँ पे आप लोग कार पार्किंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कार पार्किंग वाला पूरा एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पे कार पार्किंग करके फिर तीर्थन वैली में चोई वाटरफॉल्स की तरफ जा सकते हो। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको चोई वाटरफॉल्स। तो दोस्तों उस तरफ गाड़ी का पार्किंग हुआ है और यहाँ पे चोई वाटरफॉल्स में चढ़ने के लिए स्टेयर्स बना हुआ है। तो यहाँ से चोई वाटरफॉल चढ़ना होगा। तो दिस इज द वे। चोई वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए एक 2 से 2.5 किलोमीटर के ट्रेकिंग का रूट था और ये एक गांव के बीच में से जाता है ये रास्ता। पहली आपको एक मंदिर मिल जाएगा और मंदिर के बराबर आपको सीधा आगे चलने के लिए रास्ता भी मिल जाएगा। अंदर में छोटे छोटे गांव आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी के बने हुए पुराने ज़माने के घर, और यहाँ का जो लोकल विलेज लाइफ, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के जो लाइफस्टाइल आपको इस गांव के अंदर बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है, जो आपको 1.5 घंटा मैक्सिमम अगर आप
आप धीरे चलते हो तो 2 घंटा लग जाएगा आपको ये ट्रेक करके चोई वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए। ये ऑफ सीजन था दोस्तों। आप लोगों के मन में आ सकता है कि मैं इतने लेट से ये थर्ड पार्ट जीवी के थर्ड पार्ट को क्यों रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ये टूर था ये 2023 मतलब पिछले साल में अगस्त के महीने में था। मतलब अगस्त के लास्ट वीक को हम लोग तीर्थन वैली जीवी के लिए निकले थे और सितंबर के फर्स्ट वीक को हम लोग पूरे घूम के वापस आए थे। तो कम से कम 8 दिन के आसपास 7 से 8 दिन हम लोग वहाँ पे ठहरे थे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को इतने लेट से रिलीज कर रहा हूँ कि आप लोगों को देखने के लिए मिले कि अगस्त के एंड और सितंबर के शुरू में यहाँ पे वेदर कैसा रहता है। और एज पर माई रिकमेंडेशन आप देख ही पा रहे हो वेदर बहुत ही अच्छा है, ना बारिश है ना कोई यहाँ पे लैंडस्लाइड का इशू है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आप जून जुलाई में मत जाओ, क्योंकि उस टाइम में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, रास्ता भी आपको सही नहीं मिलेगा, चारों तरफ मलबा और बारिश, वेदर भी क्लियर नहीं है, व्यू भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम ट्रेकर्स जो ट्रेकिंग करते हैं वो कभी जून जुलाई में ट्रेक करने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि उस टाइम में बहुत चैलेंजिंग होता है और जो ट्रेकिंग का व्यू है वो व्यू भी प्रॉपर्ली नहीं मिलता। तो आप लोग फिलहाल देख पा रहे हो कि चोई वाटरफॉल्स का जो रूट है कभी कभी थोड़ा सा खतरनाक भी है और कभी कभी थोड़ा सा इजी भी है। तो बेसिकली एक लोकल बच्ची लड़की मिल गई थी हम लोगों को इस गांव में, तो वही हमें थोड़ा सा मदद किया चोई वाटरफॉल तक जाने के लिए। तो वही बच्ची हम लोगों को लेके गई थी, नहीं तो हम लोग भटक जाते, क्योंकि यहाँ पे और कोई टूरिस्ट नहीं था। ये पूरे ऑफबीट है और हम लोग गए भी अगस्त के महीने में, एंड ऑफ द अगस्त, तो इसलिए थोड़ा सा खाली खाली था। क्योंकि भीड़ मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च होता है और फिर सितंबर के बाद से धीरे धीरे भीड़ होना शुरू होता है। तो बेसिकली अभी आप लोग आगे देख पा रहे हो कि चोई वाटरफॉल्स दिखाई दे रहा है और ये बहुत बेहतर वाटरफॉल्स हम लोगों को लगा, क्योंकि जीबी में ना बहुत बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल्स है। अगर आप लोग नहीं जाओगे ना तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये वर्चुअली मैं आप लोगों को तो दिखा रहा हूँ, लेकिन कितना आप लोग यहाँ से इस चीज़ को फील कर पा रहे हो वो मुझे नहीं पता। फिलहाल अभी हमारा चोई वाटरफॉल्स का जो वीडियो है उसको आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। प्रियंका अभी धीरे धीरे आ रही है थोड़ा सा ट्रेकिंग करते करते, और सामने ही हमारा चोई वाटरफॉल्स है। और हम लोग जिस टाइम में गए थे 2023 में अगस्त में, उससे 1 महीना पहले ही हिमाचल में बहुत बड़ा मतलब आपदा आया था, क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ था और चारों तरफ फ्लड हो गया था। तो रोड वोड सब टूटा हुआ था, यहाँ पे भी सारे जगह पे टूटा फूटा पड़ा हुआ है, पत्थर वत्थर, और कैंपिंग साइट भी यहाँ पे आसपास था वो भी टूट गया है। तो हम लोग जब पहुँच ही गए थे तो हम लोगों को तो देखना ही था, इसलिए हम लोग इस एरिया को कम्प्लीटली एक्सप्लोर किए और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो देखिए चोई वाटरफॉल्स का बेहतरीन सा नज़ारा। चोई वाटरफॉल से नीचे उतरते वक्त जो तीर्थन रिवर और उसके आसपास बसे हुए विलेजेस का व्यू मिला वो बात ही कुछ अलग था। ऐसे ऑफबीट में आपको हर एक फैसिलिटी, क्राउड ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन व्यू बहुत बढ़िया मिलता है। तो जरूर विजिट कीजिए तीर्थन वैली और चोई वाटरफॉल्स को। एज पर भगवद गीता 10th डिस्कोर्स श्लोका 2.5, it has been said, of the immovable things, I am the mighty Himalayas। अर्थात अचल वस्तुओं का मैं शक्तिशाली हिमालय हूँ। तो ये बात सही है, क्योंकि क्या नहीं है ये हिमालय में। ऐसे बहुत जगह हिमालय में हैं जो हम लोगों को आज तक पता भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो अनजान है। तो ऐसे ही एक अनजान जगह की तलाश में हम लोग फिर से निकल पड़े थे, जिसको द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहा जाता है। GHNP मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू के बंजार उपमंडल में स्थित है।
पार्क का स्थापना 1984 में हुई थी और यह 1171 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्क के भीतर की ऊंचाई 1500 से 6000 मीटर के बीच है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का टिकट कॉस्ट अगर 5 साल के ऊपर कोई बच्चा है तो उसके लिए 10 रुपए, और अगर कोई एडल्ट है मतलब मोर देन 14 ईयर्स तो उनको 20 रुपए देना पड़ेगा। तो ये इनका टिकट कॉस्ट है। अगर 5 साल के नीचे बच्चा है तो उसके लिए कोई टिकट कॉस्ट नहीं चाहिए। तो ये आप लोग जान के रखिए और उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर लीजिए यहाँ पे घूमने के लिए। तो मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो के थ्रू दिखा दिया। तो चलिए आगे जाके बाकी लोकेशन भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो पूरा मैप है, ये मैप दिया हुआ है। इसके थ्रू आप यहाँ पे लोकल ट्रेक्स भी कर सकते हो जो 3, 4, 5, 6, 7 दिन का होता है अलग अलग। इसके लिए आपको GHNP से परमिशन लेना होता है और यहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गाइड के साथ ही आपको जाना पड़ता है। तो उसका अलग पैकेज है, तो वो आप यहाँ से फ़ोन करके या GHNP के वेबसाइट से पता कर सकते हो, जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस पार्क बना हुआ है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के रेस्ट करने के लिए बहुत सारे शेल्टर बना हुआ है और बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, ऐसे अलग अलग इवेंट सेलिब्रेशन करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग जगह रखा हुआ है जहाँ पे आप जाके सेलिब्रेशन कर सकते हो। और गेट के सामने ऐसे एक बैनर लगा हुआ है। तो चलिए आगे जाके GHNP के बारे में और भी कुछ बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैव विविधता संरक्षण के लिए इसके उत्कृष्ट महत्व को मान्यता देते हुए GHNP को 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। पार्क 1000 से अधिक पौधों की प्रजातियों की रक्षा करता है, जिनमें कई औषधीय जड़ी बूटियां, 31 स्तन्यपायी प्रजातियां और 209 पक्षी प्रजातियां, साथ ही उभयचर सरीसृप और कीड़े शामिल है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद आई लव GHNP ऐसे एक बैनर लगा हुआ है जहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील्स बना सकते हो। तो हम लोग भी बहुत सारे फोटोग्राफी लिए थे इस लोकेशन में। फिर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा सस्पेंशन ब्रिज भी बना हुआ है, जिस ब्रिज के एक तरफ तीर्थन रिवर है और दूसरे तरफ है पहाड़ की खाई। तो चलिए इस ब्रिज का कुछ ड्रोन व्यू मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। फिर आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आके तू ही सुन ले अब मुझे, आईने जो दिखा ना सके, मेरी आँखों में तुम देखना, तू ही रहमत, तू ही दुआ, हाँ करूँ मैं तो सजदा तेरा, GHNP की 4 स्तन्यपायी प्रजातियां और इसकी 3 पक्षी प्रजातियां विश्व स्तर पर खतरे में हैं, जिनमें कस्तूरी मृग और पश्चिमी सिंग वाला ट्रैगोपन शामिल है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 4 घाटियों में फैला हुआ है: जियानाल वैली, पार्वती वैली, तीर्थन वैली और सेंज वैली, जिनमें से प्रत्येक में स्थानिक और विदेशी वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत विविधता उपलब्ध है। हिमालय को दुनिया की 10% और भारत की 50% स्थानिक पौधों की प्रजातियों का घर माना जाता है। यात्री इस क्षेत्र में विभिन्न ट्रैक पर जा सकते हैं जो शौकीनी है, साथ साथ विशेषज्ञों के लिए भी उपयुक्त है। GHNP पार्क को पूरे तरीके से घूमने के बाद हम लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलने वाले थे और उसके बाद आज हमारा और एक डेस्टिनेशन भी बचा हुआ था। तो चलिए आगे जाके उस डेस्टिनेशन को भी मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि GHNP से निकल के हम लोग थोड़ा सा तीर्थन रिवर के किनारे जाने वाले थे और अभी जो लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये तीर्थन रिवर के किनारे ही है। तीर्थन रिवर के ऊपर एक बढ़िया सा सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है जहाँ से आपको तीर्थन रिवर का दोनों साइड का बढ़िया सा व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
अगर इस लोकेशन में आप लोग आते हो तो ज़रूर यहाँ पे आइए। यहाँ पे आप ड्रोन भी उड़ा सकते हो, यहाँ पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आराम से कर सकते हो। आपको उतना ज़्यादा भीड़ या कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसके तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा तीर्थन रिवर को एक्सप्लोर करके। आज का हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था बालोनाग टेम्पल। ये 10,800 फीट ऊपर है समुद्र तट से और ये जीभी के बहुत ही आसपास लोकेटेड है। तो इस लोकेशन में जाने के लिए आप लोगों को कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली ट्रेकिंग करना पड़ेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे जाते हो तो सनलाइट के वक्त ही जाइए, क्योंकि अंधेरे के टाइम में इस रूट पे चीता या भालू का डर रहता है। तो ये जो मंदिर है, यहाँ का जो लोकल लोगों का कहना है, ये मंदिर आज से कम 1500-1600 साल पुराना है। और इस मंदिर के ऊपर मेरा अलग सा वीडियो भी बना हुआ है। हर एक लोकेशन के ऊपर ही मेरा अलग सा वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सेपरेटली हर एक लोकेशन का इंडिविजुअल ब्लॉग देख सकते हो, जिसमें और भी डिटेल में मैं बता चुका था। तो आप लोग अभी देखिए, हम लोग बहुत ही करीब है बालोनाग टेम्पल के सामने। ये एक महादेव और नाग टेम्पल है और ये लोकेशन बहुत ही जाना पहचाना है दोस्तों। मनाली के जो हिडिंबा टेम्पल है उस लोकेशन के जैसे ही ये लोकेशन का आर्किटेक्चर्स वाइब्स आप लोगों को मिलेगा। और इस बालोनाग टेम्पल के ऊपर एक हनुमान जी का भी मंदिर है जो बहुत जागृत है और लोग कहते हैं वहाँ पे जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग पहले बालोनाग टेम्पल को अभी एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग हनुमान टेम्पल में जाएंगे। तो चलिए आगे जाके इस लोकेशन को सिनेमेटिक वे में थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। तो बालोनाग टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग थोड़ा सा फिर ऊपर चढ़ाई शुरू किए थे और हम लोग अभी जा रहे थे हनुमान जी टेम्पल के तरफ, जो यहाँ का बहुत ही जागृत टेम्पल है जो बालोनाग टेम्पल के ऊपर है। और इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, मैं पहले जैसे बता रहा था, आप लोग उसको जाके कम्प्लीटली देख सकते हो। इस मंदिर का कुछ नियम कानून है। यहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये त्रिशूल चुराना मत और ये त्रिशूल उठा के अपने घर भी मत लाना, क्योंकि यहाँ का कहावत है कि बहुत सारे लोग ऐसे कोशिश किया था, त्रिशूल लेके अपना घर गया था और उसके बाद रात भर उसको भयंकर सपना आया, तो फिर वो वापस आके इस त्रिशूल को यहाँ पे रख के गया। तो यहाँ का मान्यता है इस त्रिशूल को उठाना मत। अगर आपको कोई मन्नत रखना है, आप मन्नत रख सकते हो और मन्नत पूरा होने के बाद आप यहाँ पे त्रिशूल समर्पित कर सकते हो। तो देखिए इस मंदिर का वाइब्स। फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार।
बालूनाग टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपने होम स्टे ऑफबीट शैलेट गियागी विलेज की तरफ आगे बढ़ रहे थे और रास्ते पे जो हम लोगों को इवनिंग वाला व्यू मिला जीभी और तीर्थन वैली का, वो बात ही कुछ अलग था दोस्तों। आप लोग देख ही पा रहे हो, ऑफबीट लोकेशन होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट और लाइटिंग्स तो नहीं है, लेकिन उसके बीच में अंधेरे में भी जो लाइट्स बरस रहा है, चमक रहा है, वो बात ही कुछ अलग है। तो आप लोग यहाँ पे जब तक नहीं आओगे तो आप लोगों को यहाँ का वाइब्स पता नहीं चलेगा। तो ज़रूर यहाँ पे आइए। और हमारा कल नेक्स्ट डे के लिए जो प्लानिंग है वो फाइनल प्लानिंग है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा लास्ट डे है जीभी में। नेक्स्ट डे हम लोग ऑलरेडी जीभी से निकल पड़े थे और आज का हमारा लास्ट डे है जीभी में। हम लोग गियागी विलेज को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे थे और गियागी विलेज के जो सस्पेंशन रिवर वाला ब्रिज है उसके रिवर साइड से ही हम लोग आगे निकल रहे थे। तो आज हमारा डेस्टिनेशन है चैनी कोठी। ये चैनी कोठी का जो हिस्ट्री है ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। यहाँ का जो लोकल राजा हुआ करता था उनका ही लाइफ स्टोरी है। तो चलिए चलते चलते चैनी कोठी के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। जब मैंने पहली बार चैनी कोठी के बारे में सुना था तो ये किसी पुराने औपनिवेशिक बंगले जैसे लगा था। हालांकि धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये और भी पुराना है। दरअसल ये एक मध्य युगीन किला है और इसमें एक नहीं बल्कि 2 संरचनाएं हैं। ये जीभी के पास चैनी नाम की एक गांव में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए अप्रोक्स 4 किलोमीटर का एक मॉडरेट ट्रेक करना पड़ता है। इसलिए मैं घर लौटने से पहले वहाँ जाने का फैसला किया था। तो दोस्तों ये चैनी कोठी जाने का एंट्रेंस है। सिंह ऋषि टेम्पल भी है ऊपर और यहाँ से भी एक रास्ता है। अगर आप 4x4 या तो पिकअप कार लेके आ रहे हो तो गाड़ी आपको पूरा ऊपर तक उठा के ले जा सकता है मंदिर तक। लेकिन अभी ऊपर रास्ते में काम चल रहा है तो हम लोगों को वॉकिंग ही जाना पड़ेगा और यहाँ पे वॉकिंग ट्रेक करके जाने का ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं और चैनी कोठी की तरफ जाके आप लोगों को दिखाते हैं। ये गांव तक पहुंचने के लिए सड़क से थोड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। ट्रेक का प्रारंभिक जो पॉइंट है जीभी से बंजार की ओर कुछ किलोमीटर दूर में है। मैं पूरी दूरी पैदल चलने का योजना बना रहा था क्योंकि मैंने सुना था कि एक 4x4 या तो पिकअप गाड़ी लेके आप जा सकते हो वहाँ तक और वहाँ पे जाने के लिए एक सड़क भी बना हुआ है। लेकिन हिमाचल के आपदा के वजह से वहाँ रास्ता पूरा टूटा हुआ था। तो चलो अच्छा ही हुआ कि पैदल जाने का जो मेरा ख्वाहिश था वो धीरे धीरे सच होने लगा था और मेरा ट्रेक करने का उत्साह भी और बढ़ने लगा था। चैनी कोठी जीभी घाटी में पहाड़ियों के बीच तक एकांत और प्राचीन गांव है। समुद्र तल से करीब 2145 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव अपने 2 मंदिर और टावर के लिए जाना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ये मंदिर 1500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। हालांकि उस पर कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों आगे मेरे आगे सिंह ऋषि जी के टेम्पल है, जो मेन टेम्पल है यहाँ पे, बड़ा टेम्पल। तो चलिए देखते हैं। सिंह ऋषि जी के टेम्पल है दोस्तों। तो अगर आ रहे हो आप लोग चैनी कोठी की तरफ तो ज़रूर सिंह ऋषि टेम्पल दर्शन करके जाना। और ये टेम्पल वाला एरिया है और ऊपर से चैनी कोठी जाने का रास्ता है। तो चलिए चैनी कोठी हम लोग चलते हैं आगे। ये ऊपर की तरफ से रास्ता होगा शायद, देखते हैं पहले। रास्ता तो बोल रहे हो तो दोस्तों अभी सिंह ऋषि टेम्पल में हम लोगों को यहाँ पे जो मेंबर्स हैं हमें बोले कि भंडारा चल रहा है तो थोड़ा भोग खा के जाने के लिए। और ये सिंह ऋषि टेम्पल है जो चैनी कोठी जाते वक्त आता है। तो चलिए थोड़ा सा भोग खा के फिर आते हैं। 17वीं शताब्दी के आसपास एक स्थानीय राजा धंधु द्वारा निर्मित इन मंदिरों को स्थानीय रूप से धंधिया कोठी के नाम से भी जाना जाता है।
जो बात ये गांव के विशिष्ट बताती है वो ये है कि गांव तक पहुंचने के लिए कोई भी मोटर योग्य सड़क नहीं है। गांव तक पहुंचने के लिए किसी को भी पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है। हालांकि ट्रैकिंग के लिए ये एक अच्छी तरह से परिभाषित रास्ता उपलब्ध है। हाल ही में चैनीकोटी गांव इस क्षेत्र के मुख्य आकर्षणों में से एक बन गया है। मैं जैसे पहले ही बताया था कि चैनीकोटी 1500 साल पुरानी संरचना है और ये राजा राणा धंधु का निवास था। सड़क मार्ग से चैनी कुल्लू से 57 किलोमीटर दूर है और इसके बाद 4 किलोमीटर के आसपास चराई है। 1905 में आए भूकंप के दौरान किला आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में किला 60 फीट ऊंचा है। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कंक्रीट के घर, रिसोर्ट, होम स्टे, होटल आदि ने हर ट्रैवल डेस्टिनेशन के आकर्षण को पूरी तरह से फीका कर दिया है। इसलिए जब मैं चैनीकोटी गया था तो इन स्थानीय घरों को देखकर मेरा विश्वास बहाल हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये हमेशा कच्चा और देहाती बना रहे और गांव कभी भी व्यावसायीकरण और आधुनिकीकरण की गिरफ्त में ना आए। सिंगरिषि जी मंदिर के एक मेंबर, एक आंटी जी जो हमें रास्ता दिखा के चैनीकोटी तक लेके गई थी और हमें बहुत मदद की, क्योंकि यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा खतरनाक भी था, कभी कभी रास्ता सीधा भी था, तो थोड़ा सा मॉडरेट रास्ता था। और चारों तरफ आप देख ही पा रहे हो कितना सुंदर पुराने ज़माने का घर और एप्पल गार्डन बना हुआ है। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे और चारों तरफ का जो नज़ारा था वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को बताया था यहाँ का जो होम्स है, यहाँ के जो लोकल्स का घर है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो टोटली अलग है एकदम बाहरी दुनियाओं से। ये बहुत पुराने ज़माने का संरचना है और पुराने स्टाइल में ही बना हुआ है। एक पुराना आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल जो यहाँ पे ट्रेडिशन है, यहाँ पे रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल है, उसको यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हो, जहाँ पे कोई एडवांसमेंट तो नहीं है लेकिन लोगों का जीने का एक तरीका है और लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खुशी से जीते हैं और अपनी ज़िंदगी भी बिताते हैं। इन दो टावर मंदिरों के अलावा एक पुराना कृष्ण मंदिर है जिसे मुरलीधर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है राजा धंधु वृंदावन से इस श्री कृष्ण की मूर्ति को यहाँ पे लाके स्थापित किया था। ये 5 मंजिला मंदिर गांव में एक और स्थानीय रूप से लोकप्रिय मंदिर है। लकड़ी की नक्काशी और दरवाजों और खिड़कियों पर जटिल विवरण काफी प्रभावशाली है। ये भूटानी वास्तुशिल्प डिजाइन से काफी मिलता जुलता है। ये कृष्ण मंदिर बहुत पुराने ज़माने का है, कहा जाता है 1500 साल से भी पुराना है। जो राजा धंधु थे वो यहाँ पे श्री कृष्ण जी को स्थापित किए थे और मैं जैसे पहले आप लोगों को बता रहा था, जो मूर्ति यहाँ पे श्री कृष्ण जी का है वो स्वयं वो वृंदावन से यहाँ पे लाके स्थापित किए थे। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल, राधा रानी और गणपति बप्पा को भी साथ में लाया था। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ये बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा आर्किटेक्चर आज के ज़माने में नहीं मिलता है। ये बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है जो वास्तव युग में अभी जो एडवांसमेंट है उससे बहुत ही अलग है। आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और इसको ऐसे पहाड़ी एरिया में जो मेंटेन करके रखा हुआ है ये बात ही बहुत बढ़िया है। तो देखिए आगे अभी हम लोग धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये है श्री कृष्ण जी की मूर्ति। और यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए बैठे थे और पंडित जी के साथ कुछ बातचीत भी किए थे। मंदिर के बारे में हम लोग जाने थे कुछ और भी। अगर आप लोगों को डिटेल में मेरे वीडियो देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चैनीकोटी के जो सेपरेट ब्लॉग बना हुआ है वो देख सकते हो। मैं वहाँ पे लिंक दे के रखा हूँ। और ये देखिए सामने मेरा गोपाल जी, राधा रानी जी, बड़े गोपाल, छोटे गोपाल, राधा रानी और मेरा जो गणपति बप्पा है, हमारे साथ ये हर जगह पे जाते हैं।
और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं, आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखते हो तो आप लोगों को पता होगा मैं राधा कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और श्री कृष्ण जी के टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ने लगे चैनी कोटी की तरफ। तो चलिए चलते चलते अभी चैनी कोटी के बारे में कुछ आप लोगों को बताते हैं। ये सामने जो एक मीनार जैसा दिख रहा है वो चैनी कोटी ही है, और इसके जो पूरे डिटेल है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, तो मेरे वीडियो को देखिए। ये सिर्फ मंदिर की मीनारें नहीं हैं जो इस शानदार गांव का अनोखा पहलू है, बल्कि जिस बात में मेरे दिल को खुशी से भर दिया वह ये थी कि आपको पूरे गांव में कोई भी ठोस संरचना नहीं मिलेगी। पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला को बनाए रखने वाले घरों को देखकर मेरी आंखें सचमुच बाहर आ गई। सिर्फ एक नहीं, हर घर पारंपरिक रूप से बना हुआ है। ये काफ़ी प्रशंसनीय है कि कैसे वे अभी भी पहाड़ियों में इन बहुमूल्य वास्तुशिल्प डिज़ाइनों को, पुराने विश्व आकर्षण को बनाए रख रहे हैं। चैनी का टावर मंदिर पश्चिमी हिमालय में अपनी तरह की सबसे ऊंची खड़ी संरचना है। भगवती मंदिर, जिसे चैनी टावर के नाम से अधिक जाना जाता है, 9 स्तरीय संरचना है जिसमें 4 मंजिला पत्थर की संरचना है जो मंदिर के शीर्ष 5 स्तरों को धारण करती है। प्रवेश द्वार के पास एक लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई है जिसका उपयोग मंदिर की ऊपरी स्तरों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। जमीन से 12 मीटर ऊपर एक बैल्कनी टावर के मध्यवर्ती पॉइंट के रूप में कार्य करती है। सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ देवता की मूर्ति भी है। इस मंदिर के ठीक सामने तीर्थन बंजार घाटी के प्रमुख देवता श्रृंग ऋषि जी का मंदिर है। ये मीनार लगभग 30 से 35 मीटर ऊंची है और केवल स्थानीय लोगों को ही मंदिर में जाने की अनुमति है। ये दोनों टावर एक खुले प्रांगण से अलग है। तो दोस्तों, ये था हमारे तीर्थन वैली के कंप्लीट जर्नी। अगर आप लोग हमारे तीर्थन वैली के तीनों एपिसोड को नहीं देखे हुए हो तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस तीर्थन वैली गाइड का तीनों एपिसोड को देखिए। ये नॉट ओनली तीर्थन वैली है, जीवी एंड तीर्थन वैली का ट्रैवल गाइड है। जीवी और तीर्थन वैली में जितने भी टूर डेस्टिनेशन आता है आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा मेरे 3 वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों को हर एक लोकेशन के इंडिविजुअली सेपरेट ब्लॉग देखना है उसके लिए भी मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग के प्लेलिस्ट का लिंक दे के रखा हूँ। वहाँ पे जाके आप वीडियो प्लेलिस्ट के थ्रू लोकेशन वाइज वीडियो चूज करके देख सकते हो। और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तीर्थन वैली और जीवी का सारे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आगे जाके आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इस टूर प्लान को बना पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं मेरे तीर्थन वैली के जो टूर गाइड के एपिसोड को समाप्त करता हूँ। इसके बाद फिर आएंगे दोस्तों, फिर नया लोकेशन लेके, फिर नया टूर डेस्टिनेशन लेके आप लोगों के लिए। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रवासी कपल।